सो लेट अस ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चंस थे और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ क्या लिंक है और उस क्वेश्चन का एक क्रक्स क्या है, ओवरऑल जो क्रक्स होता है उस क्वेश्चन का वो क्या है, उतना बस समझने की कोशिश करेंगे सो दैट यू विल नॉट जस्ट गेट दी एनालिसिस और यू विल नॉट जस्ट गेट कि कितना रिपीटेशन हुआ है, यू विल ऑल्सो गेट कि इस क्वेश्चन में हम क्या लिख सकते हैं। मतलब फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर दे कैन एटलीस्ट गेट द आइडिया हाउ कैन वी अटेम्प्ट द क्वेश्चन। यू जस्ट नीड नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, यू जस्ट नीड नॉट अंडरस्टैंड द आइडियाज। नाउ गॉन आर द डेज जहाँ पर हम रट्टा मार के आंसर्स लिख पाते थे, अब वो दिन नहीं रहे। एक्सप्लेन हाउ पार्टिसिपेशन ऑफ अ वुमन इम्पैक्टेड द फंक्शनिंग ऑफ अ रूरल बॉडीज, रूरल बॉडीज का फंक्शनिंग कैसे इम्पैक्ट हुआ। तो यहाँ पर अगेन वुमन एम्पावरमेंट की बात है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने वुमन को एम्पावर किया इन पंचायत, 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। और पंचायती राज इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर वुमन एम्पावरमेंट, कॉमेंट 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन का लास्ट डे था और आज हमारे ऑप्शनल के पेपर्स थे, उसमें पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का भी पेपर हुआ। एंड आई हैव गॉन थ्रू दी पेपर एंड आई एम वेरी हैप्पी, यू कैन सी द स्माइल ऑन माई फेस, आई एम वेरी हैप्पी दैट पेपर वॉज रियली गुड। पेपर काफ़ी अच्छा था। पेपर में जो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि पेपर वॉज नॉट एट ऑल थेरोटिकल, पेपर वॉज नॉट एट ऑल वेरी ट्रेडिशनल, पेपर इज अ वेरी डायनामिक। जो पेपर था काफ़ी डायनामिक था, काफ़ी ज़्यादा अप्लीकेशन ओरिएंटेड था। मतलब यहाँ पर यू जस्ट need not understand the concepts, you just need not understand the ideas. Now gone are the days जहाँ पर हम रट्टा मार के आंसर्स लिख पाते थे, अब वो दिन नहीं रहे। अब हम रट्टा मार के एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते, रट्टा मार के पॉलिटिकल साइंस के बेटर आंसर्स हम नहीं लिख सकते। नो मैटर आपको कितने भी स्कॉलर्स पता हो, आपने कितने भी स्कॉलर्स लिखे हो, लेकिन जब तक आप मल्टीपल आइडियाज़ को, इफ़ यू आर नॉट एबल टू इंटीग्रेट द मल्टीपल आइडियाज़ with each other, if you cannot write particular concept in a very different context, in a diverse context, in a diverse perspectives, then the paper was really not for us. The paper was for those who just have a very good command over the understanding of the subject, जिनको सब्जेक्ट की काफ़ी अच्छी समझ थी और जिनको एक एक कंटेंट को, एक एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ इंटीग्रेट करना आता है। इनफैक्ट नॉट जस्ट दैट, आपको क्वेश्चन को रिवर्स भी करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ क्वेश्चन, पहले एक क्वेश्चन आया था कि प्लेटो इज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, कार्ल पॉपर का ये स्टेटमेंट है, कमेंट करने के लिए क्वेश्चन आया था। सिमिलर क्वेश्चन अब आया कि पॉपर के हिसाब से जो ओपन सोसाइटी है उसके एनिमीज कौन कौन है। पहले कार्ल पॉपर ने प्लेटो को एनिमी कहा था, ये वाला स्टेटमेंट था। अब कार्ल पॉपर के अकॉर्डिंग ओपन सोसाइटी के एनिमीज कौन कौन है। सो ही इज नॉट ओनली टारगेटिंग the Plato or the question is not only about the Plato. तो समवेयर हमें क्वेश्चन को रिवर्स भी करता आना चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो उन्होंने की वो है इक्वालिटी और लिबर्टी के ऊपर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा। इक्वालिटी और लिबर्टी वैसे तो दोनों आइडियाज़ या तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री भी है और कॉन्फ्लिक्टिंग भी है। नाउ दिस डिपेंड्स अपॉन दी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट कि मार्क्सिस्ट लिबरल्स, सोशल लिबरल्स इसको किस तरीके से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सोशल लिबरल्स बोथ द आइडियाज माइट बी कॉम्प्लीमेंट्री, अकॉर्डिंग टू लिबरल्स बोथ द आइडियाज, और फॉर दैट मैटर अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट बोथ द आइडियाज माइट नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री। तो उसमें भी ये दोनों के बीच लिंकेज क्या है, दैट टू फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ मल्टीकल्चरल्स। लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच लिंक जो भी है, that we have to talk, that we have to discuss in context of a multicultural perspective. There is also a very good thing which I can see in the paper is a very logical and a thoughtful introduction of contemporary developments into the theoretical questions, into the core questions. For example, there is a question about delimitation, there is a question about caste census and how it is going to change the things. There was also a question about the abrogation of Article 370 and that we have to write in context of center-state relation and in context of the political landscape, in context of a federalism कि किस तरीके से आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के वजह से जो पॉलिटिकल डायनामिक्स से सेंटर स्टेट रिलेशन के खास करके विथ रिस्पेक्ट टू दी कश्मीर, तो वो कैसे चेंज हो गए, उसमें क्या क्या उसकी इम्प्लीकेशंस है। इस तरीके के काफ़ी फ्रेश अप्रोच, काफ़ी इनोवेटिव क्रिएटिव क्वेश्चंस, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस यूपीएससी के थे। तो इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग एनीथिंग मोर अबाउट इट,
लेट अस डायरेक्टली जंप ऑन टू द क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। सो लेट अस ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चंस थे और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ क्या लिंक है और उस क्वेश्चन का एक क्रक्स क्या है, ओवरऑल जो क्रक्स होता है उस क्वेश्चन का वो क्या है, उतना बस समझने की कोशिश करेंगे। सो दैट यू विल नॉट जस्ट गेट दी एनालिसिस और यू विल नॉट जस्ट गेट कि कितना रिपीटेशन हुआ है, यू विल ऑल्सो गेट कि इस क्वेश्चन में हम क्या लिख सकते हैं। मतलब फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर दे कैन एटलीस्ट गेट द आइडिया हाउ कैन वी अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ओके, so the first question is explain the philosophical approach. Now philosophical approach it's not new, ये कोई नया अप्रोच नहीं है। पहले ही चैप्टर में ट्रेडिशनल अप्रोचेस में फिलोसॉफिकल अप्रोच आता है, तो फिलोसॉफिकल अप्रोच के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। फिलोसॉफिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन लग रहा है तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। देखो मैंने हमेशा ही मैं बताता हूँ कि जैसे पॉलिटिकल थ्योरी इज अबाउट बेसिकली पॉलिटिकल फिलोसॉफी प्लस पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल फिलोसॉफी और पॉलिटिकल साइंस इज इक्वल टू पॉलिटिकल थ्योरी। ये इतना सा फॉर्मूला भी अगर हमें याद है और इसमें से पॉलिटिकल फिलोसॉफी क्या होती है, इट डील्स विद द फिलोसॉफिकल इथिकल नॉर्मेटिव आइडियाज़, ये अगर हम कर लेते हैं और यहाँ पर अगर हम बताते हैं कि ये थोड़ा सा प्रेस्क्रिप्टिव होता है, व्हाट ऑट टू बी पर ये फोकस करते हैं, अगर इतना भी हम समझ सके ओके और ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस से बिलोंग करता है तो वी कैन एक्चुअली राइट द क्वेश्चन। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। इसमें फिलोसॉफिकल अप्रोच में देखो इट एम्फेसिस ऑन वैल्यूज़ पर ये एम्फेसिस करता है। ये प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच है जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था, एंड इट इज़ मेनली कंसर्न विद द इथिक्स एंड द नॉर्मेटिव आइडियाज़। इथिक्स इससे ही ज़्यादा कंसर्न है, राइट क्या होता है, रॉन्ग क्या होता है, जस्ट क्या होता है, अनजस्ट क्या होता है। इससे कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच क्या हो सकता है, इससे कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच हो सकता है एम्पेरिकल अप्रोच, जहाँ पर एम्पेरिकल अप्रोच में हम डेटा फैक्ट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर इसका अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर मैं और डिटेल में इसको बताऊँ तो हिस्टोरिकल इसका फाउंडेशन है, एंशियंट टाइम में है, मेडिवल टाइम्स में है, मॉडर्न टाइम्स में भी इसके इवोल्यूशन जो हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट द एंशियंट टाइम्स देन प्लेटो का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। प्लेटो का जो आइडियल स्टेट वाला एग्जाम्पल था दैट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस ओके एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिलोसोफर की। सो दिस वॉज बेसिकली अ फिलोसॉफिकल अप्रोच। हम फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते थे पहले, ठीक है। मिडिवल टाइम्स में भी अगर हम देखें तो पॉलिटिक्स और जो मोरालिटी है और इथिक्स है दैट वाज ऑलवेज लिंक्ड, सो बाद में वो सेपरेट हुआ ओके। इवन मॉडर्न टाइम्स में भी जॉन लॉक की जो आइडियाज़ है नेचुरल राइट्स की और लिबर्टीज़ की, व्हाट आर दिस, जॉन लॉक की जो नेचुरल राइट्स और लिबर्टी की जो आइडिया है, दीज आर ऑल्सो सम फिलोसॉफिकल थिंग्स। पॉलिटिकल फिलोसॉफी इज अ सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल लाइफ का अल्टीमेट गोल होता है गुड लाइफ। ये मैं हमेशा फर्स्ट टॉपिक में, फर्स्ट चैप्टर में, इनफैक्ट ओरिएंटेशन सेशन में ही ये बता देता हूँ कि लियो स्ट्रॉस को कोट करके मैं ओरिएंटेशन सेशन में ही बता देता हूँ कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल लाइफ, पॉलिटिकल साइंस बेसिकली क्या है, एंड इट इज़ ऑल अबाउट अ गुड लाइफ। एंड फॉर अ गुड लाइफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to have that normative perspective, to have that philosophical perspective to the political development. And that is how then we can conclude कि political philosophy is basically a soul of a political theory। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि political theory is equal to political philosophy plus political science। So यहाँ पर political philosophy is basically a soul of the political theory and it actually guides the normative vision of it। जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। राइट अ नोट ऑन द रिलेशन बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी। अब इक्वालिटी और लिबर्टी के बीच जो रिलेशन है उसके बारे में हमें बात करनी है, बट फ्रॉम अ मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव। 10 मार्कर के लिए वैसे थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा ये अप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन था। अगर इसके पैटर्न को समझे तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी और अप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन था, जहाँ पर हमें रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी ये तो हमें डिस्कस करना ही है, बट दैट इज़ इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव। मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में हमें इसको डिस्कस करना है। सो ये जो क्वेश्चन था ये एकदम ही बिल्कुल नया क्वेश्चन नहीं था, इसमें बस कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था। फॉर एग्जाम्पल मैंने हमेशा ही क्वेश्चन में 3 पार्ट्स बताए हैं। एक होता है डायरेक्टिव, एक होता है टॉपिक और एक होता है कॉन्टेक्स्ट। अगर हमने क्वेश्चन को इस तरीके से ब्रेक डाउन किया तो ये जो अर्लियर क्वेश्चन है उस अर्लियर क्वेश्चन में लिबर्टी प्लस इक्वालिटी ये जो इंटरलिंक है ये हमारा मेन टॉपिक है,
और कॉन्टेक्स्ट हो गया हमारा मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव। मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव ये हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पर देखो 2014 में, 2022 में और इवन 2024 में भी ये जो लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच जो लिंकेजेस है, वॉट एवर द लिंक बिटवीन द लिबर्टी एंड इक्वालिटी, द सेम टॉपिक हैज़ बीन आस्क्ड थ्राइस, but only this time they change the context. You can see how liberty is a precondition for equality, explicate the relationship between equality and liberty. Then other question is equality of state cause equality of power, and equality of power is basically equality of liberty. So again this is a interlinkages between equality and liberty. Again here the nature of relationship between equality and democratic citizenship and liberty of citizen is influenced by economic equality. So equality, liberty, equality, liberty, the debate is same, वही सेम डिबेट है, बस यहाँ पर मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव वाला जो एक अप्रोच है वो थोड़ा सा हमें उस कॉन्टेक्स्ट में हमें इसको लिखना है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिबर्टी के बारे में बात करेंगे कि लिबर्टी क्या है, फ्रीडम फ्रॉम आर्बिटरी रेस्ट्रिक्शंस और ऑटोनॉमी ऑफ अ चॉइस होनी चाहिए, दैट इज़ द लिबर्टी। और जब हम इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी इज़ बेसिकली अ फेयरनेस इन द राइट्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड ट्रीटमेंट। जो भी ट्रीटमेंट हमें मिलती है, अपॉर्चुनिटीज़ या जो भी राइट्स हमें मिलते हैं, उसमें एक इक्वालिटी होनी चाहिए। सो ये पहले हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है बताएंगे। वी विल स्टेट दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द इक्वालिटी एंड लिबर्टी इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉन्फ्लिक्टिंग एज वेल। देन मल्टीपल पर्सपेक्टिव से हम ये जो रिलेशनशिप है उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लासिकल लिबरल्स जो है वो लिबर्टी को प्रायोरिटाइज करते हैं, जैसे कि जॉन लॉक, जे.एस. मिल। सोशल लिबरल्स जैसे कि जॉन रॉल्स, ओके। सो जॉन रॉल्स जो है उसके लिए, जॉन रॉल्स जो सोशल लिबरल्स है उनके लिए दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी है, करेक्ट, दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। लिबर्टी भी ज़रूरी है, इक्वालिटी भी ज़रूरी है, दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है और दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसमें डिफरेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि इफ़ when you provide equal basic liberties for all, even in that circumstances, if there is inequalities, then those inequalities to make it to the advantage of the least advantage section, जो least advantage section है उनके benefit के लिए हम उन inequalities को redistribute। तो ये जो redistributive principle है इसमें जॉन रॉल्स ने क्या किया था, इसमें जॉन रॉल्स ने सबसे पहले लिबर्टी प्रोवाइड की, करेक्ट, और वो लिबर्टी सबको इक्वल प्रोवाइड की, और उसके बावजूद भी अगर इनइक्वालिटीज डेवलप होती है तो उनको भी रिडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश उन्होंने की है। सो समवेयर ही ट्राइड टू बैलेंस बोथ विथ ईच अदर, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की। लेकिन अगर हम मार्क्सिस्ट की और सोशलिस्ट, बाकी सोशलिस्ट की बात करते हैं, सो अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट द रियल लिबर्टी इज इम्पॉसिबल विदाउट इक्वालिटी। इक्वालिटी के बिना रियल लिबर्टी पॉसिबल ही नहीं है। इक्वालिटी ऑफ आउटकम इज अ एसेंशियल फॉर सब्सटेंटिव इक्वालिटी। अगर हमें सब्सटेंटिव इक्वालिटी, दो तरीके की इक्वालिटीज होती है, फॉर्मल इक्वालिटी और सब्सटेंटिव इक्वालिटी। अगर हमें सब्सटेंटिव इक्वालिटी चाहिए तो हमें इक्वालिटी ऑफ आउटकम जो है वो जरूरी है। सो दे हैव गिवन मोर इंपॉर्टेंस टू इक्वालिटी, व्हेन वी सी लिबरल्स दे हैव गिवन मोर इंपॉर्टेंस टू लिबर्टी। एंड इवन यहाँ पर हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भी कोट कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जो कि मेनली एक बहुत इंपॉर्टेंट लिबरल प्रिंसिपल है, बट ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं होगा, बट ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ सोशल डेमोक्रेसी, जो कि इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है, सोशल डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे को कैसे रीइंफोर्स करते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। और फिर मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव से देखें तो लिबर्टी और इक्वालिटी जो है इनकी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ही कल्चर टू कल्चर वैरी करेगी। इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वही खुद कल्चर टू कल्चर वैरी करेगी। लिबर्टी फॉर डिफरेंट कल्चर विल बी डिफरेंट द डेफिनेशन, सो देयर कैन नॉट बी अ यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। सो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर हमें यहाँ पर बात करनी है, फॉर इक्वालिटी टू एग्जिस्ट, इक्वालिटी होने के लिए डाइवर्सिटी जो होती है उसको रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और इंडिविजुअल फ्रीडम को, इंडिविजुअल लिबर्टी को रिस्पेक्ट होगी तभी इक्वालिटी पॉसिबल है। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट। देन देयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन दी मैकफर्सन्स व्यू ऑन पावर। अब पावर में इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। इसके पहले यूपीएससी ने पावर के जो बाकी के डायमेंशन है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यूपीएससी पावर के किसी भी डायमेंशन को एक्सप्लोर करना चाह रही है, बिल्कुल भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, फॉर एग्जांपल माइकल फोकॉल्ट का जो पावर की अंडरस्टैंडिंग है वो यूपीएससी ने पूछी थी, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी अर्लियर आस्क्ड अबाउट माइकल फोकॉल्ट्स आइडिया ऑफ पावर। Why? Because that idea of power is a very dynamic and very contemporary.
Even Hannah Arendt's idea of power UPSC have already asked. But then now this time they have tried to ask developmental power. Developmental power is also a very contemporary and relevant idea. काफ़ी कॉन्टेम्प्रेरी और रिलेवेंट आइडिया है डेवलपमेंटल पावर की, क्योंकि ये काफ़ी रेडिकल आइडिया भी है, क्योंकि C.D. मैकफर्सन ने लिबरल इंडिविजुअलिज्म को क्रिटिसाइज किया है बिकॉज इट लीड्स टू इनइक्वालिटीज एंड दैट्स वाई मेनी पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू एंजॉय द लिबर्टीज एंड दैट्स वाई ही कम अप विद द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल पावर। और ये जो डेवलपमेंटल पावर वाला क्वेश्चन है, डेवलपमेंटल पावर पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा नहीं था, उन्होंने फोकॉल्ट वाला इंपॉर्टेंट था, हन्ना अरेंट का इंपॉर्टेंट था, दोनों आइडियाज़ उन्होंने एक्सप्लोर किए, ये वाला रह गया था, ये इन्होंने अब पूछ लिया। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का अगर मैं आपको क्रक्स बताऊँ तो क्रक्स यही है कि C.B. मैकफर्सन ने लिबरल इंडिविजुअलिज्म को क्रिटिसाइज किया। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटीज़ की वजह से। ओके, क्योंकि ये जो इनइक्वालिटीज़ है दिस लीड्स टू द एक्सट्रैक्टिव पावर, जहाँ पर एक पर्टिकुलर सेक्शन दूसरे सेक्शन को एक्सप्लॉइट करता है, जैसे मार्क्स ने कहा था कैपिटलिज्म के क्रिटिक्स में। तो सिमिलर थिंग इज ऑल्सो अंडरस्टूड बाय C.B. मैकफर्सन। बट द रियल फ्रीडम तो चाहिए। अब रियल फ्रीडम जो है दैट रिक्वायर्स डेवलपमेंटल पावर। इट मीन्स जो ह्यूमन की जो कैपेबिलिटीज़ है, ह्यूमन की जो पोटेंशियल्स है, ह्यूमन के जो टैलेंट्स है, उनको डेवलप करने के लिए उन्हें रिसोर्सेस, टाइम, सारी जो रिसोर्सेस है, वो अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करना, दैट इज़ द पावर। अकॉर्डिंग टू मैकफर्सन the idea of power is to develop people's capabilities, to develop people's capacities and creativity through welfareistic measures, through redistributive measures, redistribution, welfareistic schemes, इस तरीके की जो चीज़ें हैं इससे डेवलप करना। ओके, सो दैट इज द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट अगेन ये कोई बहुत ही नया क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर देखो, इन्होंने सिंपली इटालियन और जर्मन जो ब्रांड्स ऑफ फैसिज्म है उसके बारे में इन्होंने क्वेश्चन पूछा। देखो, इटालियन ब्रांड ऑफ फैसिज्म के ऊपर यूपीएससी ने वैसे 2013 से लेके 2024 के दरम्यान में लगभग 2 ही क्वेश्चंस फैसिज्म के ऊपर पूछे हैं, 2 से 3 ही क्वेश्चन मैक्सिमम फैसिज्म के बारे में पूछे हैं। उसमें भी यूपीएससी हैव क्लियरली आस्क्ड द मुसोलिनी का जो स्टेटमेंट है, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट, नथिंग ओवर इट, नथिंग बियॉन्ड इट, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। सो दिस इज बेसिकली इटालियन स्ट्रैंड ऑफ द फैसिज्म। इटालियन ब्रांड कह सकते या फिर स्ट्रैंड भी कह सकते। तो ये जो इटालियन टाइप ऑफ फैसिज्म है उसके ऊपर यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा था। जर्मन वाला जो बेसिकली हिटलर का फैसिज्म है, उसका भी हमें फैसिज्म में हम जब पढ़ते हैं, फैसिज्म जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हम काफ़ी सारे फीचर्स जो है वो देखते हैं, वो एक स्पेशली इसके कॉन्टेक्स्ट में ही देखते हैं, हिटलर के कॉन्टेक्स्ट में ही हम फैसिज्म को मैक्सिमम टाइम समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस वाज नॉट अ वेरी न्यू क्वेश्चन, एक ब्रॉडर डिफरेंस। वैसे तो फैसिज्म की कोर जो है वो तो सेम ही है, बट छोटे छोटे माइन्यूट जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी टॉक अबाउट इटालियन फैसिज्म, सो इट एम्फेसाइज मोर अपॉन अल्ट्रा नेशनलिज्म, कॉर्पोरेटिज्म, मतलब इकोनॉमी में कॉर्पोरेटिज्म में वो काफ़ी फोकस करते हैं, और स्टेट सुप्रीमेसी। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, देखो, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट, नथिंग ओवर इट, नथिंग बियॉन्ड इट, मतलब स्टेट इज द अल्टीमेट। तो ये जो स्टेट सुप्रीमेसी है ये इनके फैसिज्म के स्ट्रैंड में क्लियरली दिखती है, करेक्ट। बट वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट जर्मन ब्रांड ऑफ फैसिज्म, तो यहाँ पर रेशियल आइडियोलॉजी जो है, रेसिज्म, ओके, आर्यन सुप्रीमेसी वाली जो एक आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी को, तो यहाँ पर आइडियोलॉजी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्मन नेशनलिज्म, जर्मन फैसिज्म की आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जो है दैट इज एक्चुअली टाइड टू द बायोलॉजिकल प्यूरिटी, मतलब जो आर्यन सुप्रीमेसी वाला जो कंसेप्ट है उससे वो लिंक्ड है, और ये बेसिकली वॉर इकोनॉमी पर फोकस करते हैं, इनकी वॉर इकोनॉमी है। एंड दे ऑल्सो एम्फेसिस, हिटलर एक्चुअली एम्फेसिस मोर अपॉन द एब्सोल्यूट लॉयल्टी फॉर द लीडरशिप, एब्सोल्यूट लॉयल्टी फॉर द लीडरशिप, फॉर एग्जाम्पल फॉर द हिटलर। ओके, सो यही बेसिकली कुछ माइनर डिफरेंसेस है, और ओवरऑल हमें इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखना है। एक्सप्लेन ब्रीफली द इलाइट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। इलाइट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, अब वैसे इलाइट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी ये काफ़ी प्रोमिनेंट टॉपिक है, बट ऑब्वियस टॉपिक है जो हम हमेशा है। डेमोक्रेसी अगर हम समझते हैं तो इलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी हम समझते ही है। इसके ऊपर यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है। इलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी डिनाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी एज अ रूल ऑफ द पीपल। ये क्वेश्चन 2022 में यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा है। इन द सिमिलर वे अभी फिर से यूपीएससी ने इलाइट थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। सोसाइटी inevitably gets divided into two, into the minority of the people who actually rules, they are elites, and the majority that is being ruled, those are the masses.
तो कुछ इलाइट्स होते हैं और कुछ मासेस होते हैं, और इनके बीच ही सोसाइटी डिवाइड होती है। सोसाइटी में दो ही ग्रुप्स होते हैं, रूल्स एंड बीइंग रूल्ड, रूलर्स एंड बीइंग रूल्स। ओके, इसके मल्टीपल जो जैसे विल्फ्रेडो पेरेटो है, या फिर मोस्का है, गेनेटो मोस्का है, रॉबर्ट मिशेल है, इनकी इलाइट्स की कुछ थेरीज है, जैसे सर्कुलेशन ऑफ इलाइट, मासेस कैन नॉट डायरेक्टली रूल, या फिर रॉबर्ट मिशेल्स का आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। सो ये सारे आइडियाज़ हम लिख के ये क्वेश्चन काफ़ी इजीली लिख सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन था वो भी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मार्क्सिस्ट एंड लिबरल अप्रोच। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग अगेन। इन दिस क्वेश्चन व्हाट दे हैव ट्राइड टू डू इज, जो थेरी ऑफ स्टेट है, थेरीज ऑफ स्टेट है, उसमें हमने लिबरल थेरी ऑफ स्टेट देखी है, वी हैव ऑल्सो सीन मार्क्सिस्ट थेरी ऑफ स्टेट, and UPSC have individually independently asked both the theories. Liberal theory of state UPSC have already asked in 2022, 2017, 2018. UPSC have already asked about Marxist theory of state. जो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट है 2013 2021 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया है, विच इज़ अ वेरी यूनिक, उस बार उन्होंने मार्क्सिस्ट और लिबरल अप्रोच दोनों को साथ में पूछा है। व्हाट इज द मार्क्सिस्ट एंड लिबरल अप्रोच टुवर्ड्स द स्टेट एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स द थ्योरेटिकल डिफरेंसेस बिटवीन देम, दोनों के बीच में थ्योरेटिकल डिफरेंसेस क्या है, ओके, और किस प्रीमाइसेस पर वो बेस्ड है, इसके बारे में पूछा है। तो बेसिकली कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट हमें यहाँ पर करना है। सो यहाँ पर इसका भी क्रक्स अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू लिबरल्स के अकॉर्डिंग स्टेट इज अ न्यूट्रल आर्बिटर। स्टेट जो है ये एक न्यूट्रल आर्बिटर है, एंड इट एक्चुअली सेफगार्ड्स द राइट्स एंड फ्रीडम्स, राइट्स और फ्रीडम्स दोनों को ये सेफगार्ड करता है। ओके, सो स्टेट का काम ये है। वेयर एज अगर हम मार्क्सिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास, जो डोमिनेंट क्लास होता है उनके इंस्ट्रूमेंट की तरह स्टेट एक्ट करता है। सो दोनों की जो बेसिकली थेरी है वो किस प्रीमाइसेस पर बेस्ड है, इसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। अगर हम यहाँ देखें तो लिबरल्स की जो थेरी है, लिबरल्स की जो थेरी ऑफ स्टेट है, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइसेस दैट दे एज्यूम, दे अंडरस्टैंड दैट स्टेट इज अ नेसेसरी एविल, और इट इज लाइक अ नाइट वॉचमैन, it is needed for a security purpose, for the law enforcement, all these things. Okay, उसमें भी liberals में भी there are different strands, classical liberals, positive liberals, neo liberal। उनको अगर हम देखें तो classical liberals, according to classical liberals, they want minimum intervention of the state and they want the state to focus on individual rights। state जो है वो individual rights को protect करे, and there should be a limited government so that there should not be more encroachment upon the rights of the people. So that is what they expect from the state. Whereas if we see the Marxist perspective, so Marxists clearly say that state is an instrument of the ruling class. Correct? State is an instrument of a ruling class. जिस तरीके से इन्होंने इसको न्यूट्रल कहा था लिबरल्स ने, उस तरीके से एक्चुअली स्टेट न्यूट्रल नहीं है एज पर द मार्क्सिस्ट। It is the instrument of ruling class. Also, it acts as a ideological apparatus for the ruling class. ये जो state है ये ideological apparatus की तरह काम करता है ruling class के, and it's also a committee of the capitalist or the ruling class। ये ruling class की जो capitalist bourgeois class है उनकी committee की तरह ये काम करता है। So this is the crux of this question. Now this is the question. कार्ल पॉपर ओपन सोसाइटी को डिफेंस कर रहा है अगेंस्ट द इट्स एनिमीज, इसके एनिमीज। अब इसके एनिमीज कौन कौन है? पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, प्लेटो वॉज एन एनिमी ऑफ एन ओपन सोसाइटी, दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अ पॉपर एंड वी हैड टू कॉमेंट। ये यूपीएससी ने 2015 में ये क्वेश्चन पूछा। अब इस क्वेश्चन में इसको अगर हम थोड़ा सा रिवर्स करें, इसी क्वेश्चन को रिवर्स करें तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। यूपीएससी हैव जस्ट रिवर्स द क्वेश्चन, बट रिवर्स करने के बाद जिस तरीके से यहाँ पर प्लेटो वॉज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी था अकॉर्डिंग टू कार्ल पॉपर, बट प्लेटो वॉज नॉट द ओनली एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू कार्ल पॉपर। इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ प्लेटो को डील किया था। अब ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमें कार्ल पॉपर के साथ साथ और भी जो स्कॉलर्स है जिनको कार्ल पॉपर ने कहा है, कार्ल पॉपर ने एक्चुअली और भी जो स्कॉलर्स है जिनको कार्ल पॉपर ने कहा है कि दे आर एनिमीज ऑफ द ओपन सोसाइटी, हमें उसके बारे में भी यहाँ पर बात करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे हेगेल हो गया, कार्ल मार्क्स हो गया, प्लेटो हो गया, इन सभी को कार्ल पॉपर कंसीडर्स एज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी फॉर वेरियस डिफरेंट रीजन। क्या क्या रीजन से क्रक्स में समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन ओपन सोसाइटी। एक तो पहले देखो, पहले वाला ये वाला भी क्वेश्चन जब स्टूडेंट्स लिख के भेजते थे तो इसमें ओपन सोसाइटी डिफाइन ही नहीं करते थे जब तक
until and unless you don't define what is mean by open society, how can you proceed कि आप open society के enemies कैसे होंगे, क्या उनके फीचर्स होंगे, क्यों हम उन्हें enemies बोल रहे हैं, ये कैसे जस्टिफाई करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए कि हम पहले ओपन सोसाइटी को डिफाइन करें। तो यहाँ पर हमने ओपन सोसाइटी को डिफाइन किया है। ओपन सोसाइटी बेसिकली क्या है, जिसमें इंडिविजुअल फ्रीडम है, जिसमें इंडिविजुअल कैन थिंक फ्रीली, इंडिविजुअल कैन क्रिटिसाइज, इंडिविजुअल कैन मेक इट्स ओन चॉइसेस, जो उसके हिज और हर इंडिपेंडेंट चॉइसेस जो है वो बना सकता है। अब एनिमीज की बात करें तो प्लेटो इज कंसिडर्ड एज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी बाय कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर ने प्लेटो को एनिमी कहा है। क्यों कहा है? बिकॉज हिज आइडियाज ऑफ फिलोसोफर किंग एंड हिज आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट, बिकॉज ऑफ दीज आइडियाज ही कॉल्ड Plato as an enemy of open society, because through these ideas Plato advocated rigid hierarchies and guardians. Okay, rigid hierarchies and guardians, because then there is a hierarchy. जब भी hierarchies आती है, whenever there will be hierarchies, there will be inequality. There will be inequality, and when there will be inequality, the liberty of many people will be compromised. Liberty of many people will be compromised, and once the liberty is compromised, that is an enemy of open society. That is basically an authoritarianism. So according to Karl Popper, this kind of tendencies of ideal state or philosopher king, these are the tendencies of the foundation for the authoritarianism. Authoritarianism की ये foundation है. Even he also considered Hegel as a enemy of open society. Why? Because Hegel glorified द स्टेट। हेगल ने स्टेट को इतना अल्टीमेट इंपॉर्टेंस दिया है। जैसे आप देख सकते हो मुसोलिनी ने जो इटालियन फैसिज्म हमने देखा था, उसमें मुसोलिनी ने कैसे स्टेट को अल्टीमेट कहा था। एंड दैट्स वाई जब स्टेट को अल्टीमेट कहा और इंडिविजुअल्स को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दिया गया, तो तभी हम समझ सकते हैं कि दैट इज अ फैसिस्ट टेंडेंसी, दैट इज अ टोटलिटरियनिज्म। तो इसी तरीके से हेगल ने भी स्टेट को ग्लोरीफाई किया, और इसी से इंस्पायर होके जर्मन फैसिज्म जो है वो इसी से इंस्पायर होके हुआ था। तो स्टेट को इन्होंने ग्लोरीफाई किया है, एंड दैट इज एक्चुअली मेकिंग हिम एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। देन इवन मार्क्स, वैसे मार्क्स ने तो क्रिटिक्स किया है कैपिटलिज्म को। सो ही वांटेड द फ्रीडम फॉर एन इंडिविजुअल, बट उनकी जो डिटर्मिनिज्म थी, चाहे हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म हो, चाहे इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म हो, या फिर उनकी जो यूटोपियन आइडियाज थी अबाउट इक्वालिटी, व्हेन यू एनफोर्स इक्वालिटी, व्हेन यू एनफोर्स इक्वल आउटकम्स, okay, so then naturally it can compromises the liberty. So actually this historical determinism and this utopianism of the Marx justified a dictatorship in the name of revolution. Revolution के नाम पर dictatorship को भी justify किया गया है because of these things, and that's why Karl Popper assumes Karl Marx also as an enemy of open society. यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, so explain how Rawls used the liberal egalitarian perspective. Explain how Rawls used the liberal and egalitarian perspective to develop his concept of distributive justice. Nothing new in this question. इस क्वेश्चन में भी कुछ भी यूनिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जब हम लिबरल्स की बात करते हैं तो देखो, इंडिविजुअल लिबर्टी वॉज एट द सेंटर ऑफ जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस का जो सेंट्रल पिलर था वो था इंडिविजुअल लिबर्टी। ओके, इंडिविजुअल लिबर्टी। ऑल्सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इसी क्वेश्चन में, इसी पेपर में काफ़ी सारे इंटरलिंकेजेस है। जैसे हमने इक्वलिटी और लिबर्टी वाले में रॉल्स का एग्जांपल देखा था, जहाँ पर किस तरीके से रॉल्स ने कहा कि इक्वालिटी और लिबर्टी जो है ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री। हाउ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, हाउ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री? ही प्रूव्ड इट थ्रू हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। उसके थ्योरी ऑफ जस्टिस से उन्होंने प्रूव किया लिबर्टी एंड इक्वालिटी दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे? यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल he was a liberal, so his concern was individual liberty, but at the same time he also wanted to ensure the egalitarianism in his theory of justice, because he wanted to ensure a fair theory of justice, fairness in the theory of justice. So he tried to have a egalitarian perspective. How? उन्होंने इक्वल बेसिक लिबर्टीज, उनका जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसका जो पहला प्रिंसिपल है दैट इज इक्वल बेसिक लिबर्टीज फॉर ऑल। जो पहला प्रिंसिपल है वो है इक्वल बेसिक लिबर्टीज फॉर ऑल। इट मीन्स लिबर्टीज तो सबको देनी है, ही इज फोकसिंग अपॉन द लिबर्टीज, बट दैट हैज़ टू बी इक्वल फॉर ऑल। बेसिक लिबर्टी जो है एटलीस्ट वो तो सभी को इक्वल होनी चाहिए। तो ही ऑल्सो ट्राइड टू बैलेंस इट विद द इगलिटेरियन पर्सपेक्टिव। यही चीज़ हमको
यही चीज़, ये चीज़ डिफरेंस प्रिंसिपल से प्रूफ भी हो जाती है, डिफरेंस प्रिंसिपल से ये प्रूफ भी हो जाती है। यही चीज़ हमको इस क्वेश्चन में लिखना है। ओके, सिमिलर तरीके के क्वेश्चंस पहले भी आए हुए हैं, जैसे यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो हमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस तो हम डिफरेंस प्रिंसिपल से ही प्रूफ कर पाएंगे। और ये लिबरल और इगलिटरियनिज्म जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में डिफरेंस प्रिंसिपल के थ्रू प्रूफ भी हो जाएगा। बट इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस पहले भी यूपीएससी ने पूछे हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंस प्रिंसिपल इन द रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये भी मोर और लेस सिमिलर कंटेंट है इसका। रॉल्स थ्योरी इज बोथ कॉन्ट्रेक्चुअल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में बात की है, तो रॉल्स की थ्योरी कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव है ये भी हमें यहाँ पर बताना है। सो 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर एनालाइज द रॉल्सियन जस्टिफिकेशन ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन टू अचीव द गोल्स ऑफ सोशल जस्टिस। अगेन यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन को कैसे जस्टिफाई करता है डिफरेंस प्रिंसिपल में that even if there are inequalities they has to be redistributed and utilized, and they will be justified if they are utilized for the advantage of the disadvantaged section of the society। जो डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके एडवांटेज में अगर ये यूटिलाइज की गई तो फिर वो जो इनइक्वालिटीज़ है वो भी जस्टिफाई हो जाएगी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सो ये एक्चुअली अप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन था, सेम कॉन्टेक्स्ट था। देन देयर इज अनदर क्वेश्चन, we have to provide a comparative analysis of a behavioral and institutional approach to study the political theory। Again, political theory पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं, पहले भी क्वेश्चंस हमने देखा political theory के ऊपर था। सो political theory के स्टडी में behavioral approach और institutional approach दोनों का एक comparative analysis जो है वो हमें प्रोवाइड करना है। वैसे देखा जाए तो बिहेवियरल अप्रोच पर यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चंस पूछे हैं, 2011 और 2021 में बिहेवियरल अप्रोच पर यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ये हमारे ट्रेडिशनल अप्रोचेस में आता है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे ऐसा डेडिकेटेड क्वेश्चन तो है नहीं, बट यस ये थोड़ा सा एक नया डायमेंशन उन्होंने पूछा है। बट यस, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इज़ नॉट अ न्यू टॉपिक, इट इज़ ऑलरेडी देयर इन द पॉलिटिकल थ्योरी। हमारे इवन जो सिलेबस का जो डॉक्यूमेंट है उसमें भी हमने माइक्रो लिस्टिंग करके जो दी थी उसमें ये इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है, फिलोसॉफिकल अप्रोच जो है, लीगल अप्रोच जो है, ये सारे पॉइंट्स वहाँ पर बताए हुए हैं। फाइन, इवन मैंने अपना जो ब्लूप्रिंट का वीडियो बनाया था उसमें भी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच तक मैंने उस 6.5 घंटे के छोटे से वीडियो में भी मैंने इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का भी जिक्र वहाँ पर किया था, फिलोसॉफिकल अप्रोच का भी जिक्र मैंने मुझे लगता है यहाँ पर किया था। सो यहाँ पर वी कैन सी, सो बेसिकली बिहेवियरल अप्रोच जो है दैट इज़ एम्पेरिकल एंड क्वान्टिटेटिव एंड इट फोकसेस अपॉन द बिहेवियर ऑफ अ बिहेवियर देन एन इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर जो फोकस है वो बिहेवियर पर है, बिहेवियर जो पर्सन के जो बिहेवियर, ग्रुप का बिहेवियर या पर्सन का बिहेवियर। इंटरेस्टिंगली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक अबाउट द बिहेवियर देन दिस बिहेवियर इज ऑफ द इंडिविजुअल और अ ग्रुप। ओके, सो पॉलिटिकल थ्योरी को जैसे ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव से जब पॉलिटिकल थ्योरी को एनालाइज किया जाता था, व्हेन वी यूज्ड टू एनालाइज पॉलिटिकल थ्योरी फ्रॉम अ ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव, सो व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू सी we used to analyze political theory from a perspective of a state, from a perspective of institutions, from a perspective of constitution. So that were the things we used to pick up to understand what political theory is. But behavioral approach shift the focus from an institutions, from the state, from constitution, from institutions to an individual. तो ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट है कि हम पहले स्टेट को देख के समझते थे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, लेकिन अब हम इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को समझ के हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, हाउ इंडिविजुअल्स बिहेव एंड व्हाट आर द डिफरेंट फेनोमेनास, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो ये जो फोकस है, फोकस गॉट शिफ्टेड फ्रॉम स्टेट एंड इंस्टीट्यूशंस टू बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप। वेयर एज इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, सो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच मेनली फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव्स, जुडिशरी, इन सबको एनालाइज करके पॉलिटिकल थ्योरी हम समझते हैं। सो व्हेन वी अंडरस्टैंड पॉलिटिकल थ्योरी इन अ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स फर्स्ट। ओके, और मेनली इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर बिहेवियरल अप्रोच में एम्पेरिकल ओरिएंटेशन ज़्यादा है। एम्पेरिकल मतलब यहाँ पर साइंटिफिक, यहाँ पर फिलोसॉफिकल प्लस साइंस इज इक्वल टू पॉलिटिकल थ्योरी, दैट्स इट। political philosophy is this, political science is this, correct? Political science, political philosophy is equal to political theory. So this is basically we have to do in this question. थोड़ा सा एनालिटिकल हमें दिखना था। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, अगेन दिस क्वेश्चन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। ये वाला भी जो क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कैसे? देखो, लेट अस ट्राई टू रीड द क्वेश्चन। यहाँ पर रीड करके, क्वेश्चन रीड करके हमें क्लियरली समझ में आता है
कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है महात्मा गांधी, ओके। उसके बाद यहाँ पर द ग्रेटेस्ट हार्म टू द मैनकाइंड बाय डिस्ट्रॉइंग इंडिविजुअलिटी, ये जो स्टेट है, स्टेट एक्चुअली इंडिविजुअलिटी को डिस्ट्रॉय करके मैनकाइंड को, ह्यूमंस को काफ़ी बड़ा नुकसान जो है वो करता है। एंड दैट डिस्ट्रक्शन, दैट हार्म इज द मेन रीज़न बिकॉज ऑफ विच दे कैन नॉट प्रोग्रेस, जो ह्यूमन से जो समाज है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। इस क्वेश्चन में देखो कुछ भी नया नहीं है, आप अगर क्वेश्चन को ठीक से पढ़ोगे, स्टेट डज द ग्रेटेस्ट हार्म to the mankind by destroying the individuality which lies at the root of all the progress, महात्मा गांधी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझा या इस क्वेश्चन पे अगर आपको कंटेंट नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन से दो चीज़ें तो समझ सकते हो कि दिस क्वेश्चन इज अबाउट महात्मा गांधीज आइडिया ऑफ स्टेट, गांधीज आइडिया ऑफ स्टेट, गांधी की जो स्टेट की आइडिया थी, स्टेट को लेके जो आइडिया थी उसके बारे में है। एंड वी ऑल नो, अगर आपने थोड़ा भी गांधीज्म पढ़ा होगा तो गांधी क्रिटिसाइजेस द स्टेट, गांधी क्रिटिसाइज द स्टेट। व्हाई? बिकॉज स्टेट रिलाइज ऑन द वायलेंस, स्टेट जो है ये वायलेंस पर डिपेंड करता है, वायलेंस पर बेस्ड होता है, इसीलिए ही डोंट लाइक द स्टेट। He actually aspire for a stateless society, but definitely at some pragmatic level he recognized that it is not completely possible to have a stateless society, but then at least he wants Swaraj. He wants Swaraj, and politically Swaraj is basically decentralization. Decentralization. So gram panchayat, economic dependency, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ऑल दिस थिंग्स एट द इंडिविजुअल लेवल, जितना माइक्रो लेवल पर हम डेवलपमेंट पर फोकस कर सके वो फोकस महात्मा गांधी जी का था। तो दैट्स वाई ही डिड नॉट लाइक द स्टेट। तो वही अप्रोच हमें यहाँ पर एक्चुअली स्टेट के बारे में लिखना है, स्टेट के बारे में हमें यही अप्रोच यहाँ पर लिखना है। सो थीम बेसिकली यही है, गांधीज व्यूज ऑन द स्टेट इज द थीम। ही क्रिटिसाइज द स्टेट फॉर इट्स यूज ऑफ वायलेंस, ओके। एक्सेसिव रिलायंस ऑफ द स्टेट, स्टेट जो है पावर पर ज़्यादा रिलाई करता है, इस वजह से सेल्फ रिलायंस जो है लोगों का, या फिर जो लोगों की, जो इंडिविजुअल्स की जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। दिस मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और सेल्फ रिलायंस ऑफ एन इंडिविजुअल विच इज़ ऑल्सो एट द इंडिविजुअल इज अ स्वराज, इंडिविजुअल लेवल पर हम इसको स्वराज कहते हैं, ये कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। क्यों? बिकॉज स्टेट पर, स्टेट के पावर पर, क्योंकि स्टेट की जो मशीनरी है, चाहे मिलिट्री हो, पुलिस हो, इस पे ज़्यादा डिपेंडेंट होने से हम खुद डिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब सेल्फ रिलायंट नहीं हो पाते हैं। सो इंडिविजुअल की जो मोरल ऑटोनॉमी है, इंडिविजुअल की मोरल ऑटोनॉमी जो है वो होना जरूरी है फॉर द सोशल प्रोग्रेस। सो ही एक्चुअली एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ स्वराज। सिंपल है क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ डिफिकल्टी नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ द स्लोगन ऑफ पर्सनल इज पॉलिटिकल। नाउ दिस अगेन 2013 ने यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पर्सनल इज अ पॉलिटिकल पे डायरेक्टली कमेंट करना था। अभी भी सिमिलर ही क्वेश्चन है, कुछ बहुत ऐसा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है, इश्यूज ऑफ वुमेन्स ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर जैसे डिस्क्रिमिनेशन, पैट्रियार्की, फिर पैट्रियार्की के बारे में आप लिखोगे पैट्रियार्की किस तरीके से रीइंफोर्स की जाती है। पैट्रियार्की इज एक्चुअली रीइंफोर्स बाय द स्टेट, और कैसे? बाय द स्टेट। कैसे स्टेट इसको रीइंफोर्स करता है? बाय इट्स लीगल मैकेनिज्म, बाय इट्स लॉ एनफोर्समेंट। इट डज नॉट इंट्रूड इनटू द पर्सनल स्फेयर। स्टेट जो है पर्सनल स्फेयर में नहीं आता, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में, मुझे लगता है फाउंडेशन की जो लास्ट क्लास थी बैच 2 की, उसमें भी हमने यही डिस्कस किया था कि जिस तरीके से जैसे मैरिटल रेप हो गया, तो मैरिटल रेप ये एक पर्सनल स्फेयर में आता है, एंड दैट्स व्हाई स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन इट, एंड दैट इज हाउ स्टेट जस्टिफाई। बट दैट शोज द पैट्रियार्कियल माइंडसेट, दैट शोज द मेल डोमिनेटेड माइंडसेट of a state, because state has to intervene, because this is not just about personal, this is political, because this involves the violation of the rights of a woman, and that's why state needs to intervene into it, but state is trying to refrain to intervene into it. State जो है इसमें intervene करने से refrain करता है खुद को, and that's why we can see, अगर हम किसी भी स्टेट के लॉज देखेंगे तो ये सारी जो पर्सनल ऑटोनॉमी जो है वुमेन्स की, उसके ऊपर काफ़ी कम जो लॉज है वो बनाए गए हैं। दैट शोज द मेल डोमिनेशन ऑफ अ स्टेट, और यही सब हमें यहाँ पर लिखना है, यही सब हमें यहाँ पर लिखना है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाउंडेशनल बेस ऑफ द वेस्टर्न डेमोक्रेसी हैज़ बीन शेप्ड बाय लॉक्स आइडियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी। एलिसिडेट।
और ये क्वेश्चन भी अगर हम देखें तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सिंपली 2018 में यूपीएससी ने जॉन लॉक एज अ फादर ऑफ लिबरलिज्म इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था। सो यहाँ पर भी देखो लॉक्स आइडियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी, इसके बारे में हमें बात करनी है। इवन अगर हम जॉन लॉक एज अ फादर ऑफ लिबरलिज्म की बात करते हैं जो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन है, सिमिलर ही कंटेंट यहाँ पर हमें लिखना है, मोर और लेस सिमिलर ही चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे इस क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में भी हमें सेम ही चीज़ें यहाँ पर, दोनों क्वेश्चन में मोर और लेस सेम चीज़ें लिखनी है। सो लॉक का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? दैट इज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ अ स्टेट। स्टेट की जो पावर है उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स होने चाहिए। और जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है दैट इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द पीपल, जो उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया। ओके, एंड देयर मस्ट बी, स्टेट मस्ट फॉलो द रूल ऑफ लॉ, देयर शुड नॉट बी एनी आर्बिटरी विल ऑफ अ स्टेट, स्टेट कुछ भी ना करे अपने हिसाब से, देयर शुड बी अ रूल ऑफ लॉ। सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड बिकॉज ऑफ दिस, सो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाला अगर फीचर आप देखोगे, इसको थोड़ा रिवर्स समझने की कोशिश करोगे तो यू विल रियलाइज व्हाई दिस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, व्हाई देयर इज अ लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ अ स्टेट, व्हाई देयर इज अ रूल ऑफ लॉ, जस्ट टू ensure the individual liberty. And that's why John Locke is also known as the father of liberalism. Similar principles, similar ideas we have to write in this answer also. दे फ्रीडम की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल की बात की, फिर फ्रीडम की बात। फ्रीडम का मतलब अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक इज नॉट absence ऑफ लॉ। In the absence of law, there is no freedom, but there has to be a law which is based on the consent of the people, which is based on the consensus of the people. तो वो होना चाहिए, then there is a freedom. And liberty according to him, the freedom according to him is a protection from a tyranny of a government. Government की कोई भी tyranny है, government का जो tyrannic tendency है, उससे protection, that is liberty. And there should be no restraints. There should be, liberty is basically absence of restraint. And about property, John Locke says that this is a natural right because for individual autonomy, this is the central thing. Property जो है वो individual autonomy के लिए must है, बहुत ज़रूरी है। So दोनों questions more or less similar है और ये repetitive हमें लग रहा है यहाँ पर। Even ये हना अरेंट का जो analysis है, हना अरेंट analyzed a few categories of beta activa. सो एक्सप्लेन हमें यहाँ पर करना है। ये भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, क्रिटिकली एनालाइज हना अरेंट्स कंसेप्चुअल ट्रायड ऑफ अ लेबर एंड वर्क, लेबर वर्क एंड एक्शन। सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, क्रिटिकली एनालाइज हना अरेंट्स कंसेप्चुअल ट्रायड ऑफ लेबर वर्क एंड एक्शन 2019। ये 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। जो हना अरेंट का जो ट्रायड है जिसमें लेबर क्या है, एक्शन क्या है और बेसिकली वर्क क्या है, इसके बारे में उन्होंने कहा है सेम ही कंसेप्ट हमें इस वाले आंसर में भी लिखना है। फ्यू कैटेगरीज ऑफ वीटा एक्टिवा। वीटा एक्टिवा मतलब यही कौन से एक्शन है और उसमें से कौन सी एक्शन, कौन सा जो काम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हना अरेंट इन हर ट्रायड देयर इज़ अ लेबर। लेबर इज़ बेसिकली अ बायोलॉजिकल नेसेसिटी। बायोलॉजिकल काम होते हैं और जो नेसेसिटी होते हैं, जो रिपीटेटिव होते हैं और वो एंडलेस होते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले, वो हमेशा उनकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर वर्क का मतलब क्या है कि समथिंग वी क्रिएट ड्यूरेबल, जिससे हम कुछ बनाते हैं, कुछ गाड़ी बनाए, कुछ बनाए तो वो ड्यूरेबिलिटी बनाए, तो वो हो गया हमारा वर्क। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एक्शन, सो हना अरेंट के हिसाब से एक्शन का मतलब जब पब्लिक स्पेयर में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जब पॉलिटिकल लाइफ में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं, जब वो साथ में आते हैं, करेक्ट पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग करते हैं, दैट इज़ द actual action. That is the actual action, because that action help individual create the freedom, help individual live their life and liberty. So that actually establish also a political communities. उससे political communities establish होती है। यही basically इस question का crux है जो हमें लिखना है। And the next question is, do you think that legitimacy acquired by a consent or a manufactured by indoctrination, दो तरीके से लेजिटिमेसी होती है, या तो कंसेंट एक्वायर करके हो जाती है या फिर इंडोक्ट्रिनेशन मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब एक आइडियोलॉजी या एक नैरेटिव हम सेट करने की कोशिश करते हैं। दोनों तरीके से ये वाला लेजिटिमेसी वाला भी हमने आई थिंक बैच 1 में अभी कंप्लीट किया है, फाउंडेशन के लेजिटिमेसी का कंसेप्ट, और ये सारे डिटेल्स हमने वहाँ पर डिस्कस किए। सो इज एसेंशियल एलिमेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ अ पॉलिटिकल रूल। जस्टिफाई योर आंसर विद द रिलेवेंट एग्जाम्पल्स। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। लेजिटिमेसी पर भी यूपीएससी ने 2015 में, 2021 में, 2014 में, 2014, 15 और 2021 में यूपीएससी ने लेजिटिमेसी पर, मतलब लेजिटिमेसी की क्राइसिस क्या होती है, लेजिटिमेशन टूल्स क्या होती है और लेजिटिमेसी सस्टेन करने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म्स होते हैं, उसके ऊपर यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चंस पूछे हैं।
तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेजिटिमेसी को डिफाइन करेंगे, फिर बाय कंसेंट क्या होती है और बाय मैन्युफैक्चर ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन क्या होती है। सो यहाँ पर बेस्ड ऑन द मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट, कंसेंट को मैन्युफैक्चर करके कैसे लेजिटिमेसी डेवलप की जाती है, इसका बेस्ट एग्जांपल है कल्चरल हेजेमोनी बाय ग्राम्स्की। ग्राम्स्की का कल्चरल हेजेमोनी मतलब आइडियोलॉजी, प्रोपोगेंडा, इसका यूज़ करके बेसिकली इंडोक्ट्रिनेशन जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है, एक झूठ बेसिकली तैयार किया जाता है जो शायद सच नहीं होता। सो दैट इज़ बेसिकली दैट गिव्स द लेजिटिमेसी, दैट गिव्स द लेजिटिमेसी। जैसे कि फैसिस्ट स्टेट में भी अगर हम देखें तो सुपर नेशनलिज्म या अल्टर नेशनलिज्म वाला जो कंसेप्ट था, दैट वाज व्हाट, दैट वाज अ हेजेमोनी, कल्चरल हेजेमोनी का ही एक प्रकार था जो मैन्युफैक्चर किया गया था और उसी से वो लेजिटिमेसी जो लीडर को मिलती थी वो उसी से मिलती। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। लेजिटिमेसी बाय कंसेंट मतलब पॉपुलर एक्सेप्टेंस। पॉपुलर एक्सेप्टेंस मतलब देखो जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हमने देखा हॉब्स का, लॉक का या फिर रूसो का, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर पीपल गैदर टुगेदर एंड दे provided the consent to establish an authority, a sovereign authority. So that is consent based formation of a state sovereignty. Consent based formation था और इसी वजह से क्योंकि वो acceptance था, that's why it was a legitimate, एंड उसको इसी वजह से ऐसे लेजिटिमेट और एक्सेप्टेड अथॉरिटी की जो स्टेबिलिटी रहती है वो काफ़ी स्ट्रांग रहती है, उसको चैलेंज नहीं करते क्योंकि वो सबने एक्सेप्ट पहले से की होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन ए, पॉलिटिकल थ्योरी का पेपर 1 का जो सेक्शन ए है, इसके ये सारे एनालिसिस है। काफ़ी आपने देखा होगा क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, प्रेडिक्टेबल है, कंसेप्चुअल है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप ध्यान में रखो, रट्टाबाजी के चक्कर में मत पड़ना, आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर ध्यान दो, एक एक चीज़ों को समझो और खुद से चीज़ों को लिंक करके अलग अलग पर्सपेक्टिव से लिखने की कोशिश करोगे, तभी इस तरीके के क्वेश्चन जो है हम डील कर पाएंगे। जिन लोगों ने एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रिपरेशन की होगी उनको काफ़ी सिंपल गया होगा पेपर, क्योंकि उनकी कमांड होगी कंटेंट पर। जिन्होंने रट्टा मारा होगा उनको तो बेसिकली ब्लैंक काफ़ी जगहों पर होने की पॉसिबिलिटी है कि ब्लैंक हो गए, समझ में ही नहीं आ रहा इसमें क्या लिखूं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल तरीके के नहीं थे, क्वेश्चंस इनोवेटिव थे, थोड़े से इंटरलिंकिंग वाले क्वेश्चंस थे, मल्टीपल चीज़ों को साथ में यहाँ पर लाने की उन्होंने कोशिश की है। ये वाला भी क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो सिंपल क्वेश्चन है कि लेजिटिमेसी के 2 प्रकार है, कंसेंट और इंडोक्ट्रिनेशन से, और वो कैसे होती है उसको हमें एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई करना है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा ट्विक करके क्वेश्चन पूछा है। सो लेट अस मूव टू द सेक्शन बी ऑफ दिस पेपर। सेक्शन बी आईजीपी वाला सेक्शन है, उसमें देखते हैं। Okay, when we talk about the IGP section, the first question is explain briefly the role of peasant movements after 1857 and before independence। मतलब 1857 के बाद और इंडिपेंडेंस के पहले peasant movement का रोल क्या था। ओके, सो वी हैव टू ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ पीजेंट मूवमेंट। पीजेंट मूवमेंट का रोल क्या था नेशनल मूवमेंट में। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और इसी तरीके का क्वेश्चन पहले भी पीजेंट मूवमेंट पर आ चुका है। दिस इज द क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द पीजेंट मूवमेंट्स प्रमोटेड नेशनलिस्ट आइडियाज। अब यहाँ पर रोल क्या था, पीजेंट मूवमेंट का रोल क्या था, नेशनलिस्ट आइडियाज को प्रमोट करना। इसी क्वेश्चन में से कुछ पॉइंट्स हम उठा के यहाँ पर एज एन आंसर लिख सकते हैं। पीजेंट मूवमेंट ने क्या काम किया है, पीजेंट मूवमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने नेशनलिस्ट आइडियाज़ को प्रमोट किया है। कैसे प्रमोट किया, क्या क्या किया है, वो फिर हम डिफरेंट मूवमेंट्स के थ्रू लिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंडिगो, पबना, डेक्कन रिवॉल्ट जो है, एग्रेरियन रिवॉल्ट जो हुए थे, इसमें उनके कंसर्न्स एक्चुअली इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस थे। पीजेंट्स मूवमेंट्स और चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, बरदौली सत्याग्रह हो गया। सो बेसिकली दीज वेयर द डिफरेंट पीजेंट मूवमेंट्स, और इनके थ्रू दे ट्राइड टू, पीजेंट मूवमेंट्स दे एक्चुअली मोबिलाइज द रूरल मासेस। They actually also created a class consciousness among the peasants and also becoming a part of the mainstream national struggle. They actually enhanced the understanding of the nationalism and national movement. And also they laid the foundation for post-independence agrarian reform. So many contributions. So there were so many contributions in the name of peasant movement. Peasant movement के काफ़ी सारे contribution थे, वो हमें बस यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दलित पर्सपेक्टिव, ये जो क्वेश्चन है, देर आर सो मेनी क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट में। दलित पर्सपेक्टिव पर रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2011 में क्वेश्चन आया है, 2019 में क्वेश्चन आया है, 20 यहाँ पर देखिए 20 ये भी काफ़ी रिसेंट है, 2023 का क्वेश्चन है ये वाला, और ये 2024 में क्वेश्चन आया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए यहाँ पर क्या पूछा है, दलित पर्सपेक्टिव, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इनफैक्ट ये एज इट इज़ रिपीटेड है। कॉमेंट यहाँ पर क्या है, कॉमेंट ऑन अ दलित पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, यहाँ पर भी दलित रेस्ट सेम क्वेश्चन है, देयर इज़ नो डिफरेंस, सेम क्वेश्चन है, दलित पर्सपेक्टिव पर क्वेश्चन है। एंड मेनली दलित पर्सपेक्टिव जो है वहाँ पर
और मेनली दलित पर्सपेक्टिव इज बेसिकली दैट क्रिटिसाइजेस द मेन स्ट्रीम नेशनल मूवमेंट, जो मेन स्ट्रीम नेशनल मूवमेंट थी विच वॉज लेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट वॉज एक्चुअली क्रिटिसाइज्ड बिकॉज इट वॉज डोमिनेटेड बाय अपर कास्ट पीपल। अपर कास्ट जो लीडर्स थे उन्होंने उसको डोमिनेट किया था, एंड दैट्स वाई दलित पर्सपेक्टिव जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज फॉर दलित पर्सपेक्टिव द पॉलिटिकल फ्रीडम वॉज सेकेंडरी, द सोशल डेमोक्रेसी, द फ्रीडम फ्रॉम दिस कास्ट सिस्टम, दैट वॉज द मेन कंसर्न फॉर देम, दैट इज द मेन थिंग। ये एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है हमारे नेशनल मूवमेंट में। नेशनल मूवमेंट को एक इगलिटरियन मूवमेंट बनाने में, एक सोशल मूवमेंट बनाने में दलित मूवमेंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर वी कैन कोट अम्बेडकर ही आर्ग्यूड दैट स्वराज विदाउट सोशल इक्वालिटी is just a transfer of power. According to him, it was just a transfer of power. So true nationalism, according to Dalit perspective, was annihilation of caste plus political independence. सिर्फ political independence गोल नहीं है, caste का annihilation भी होना चाहिए। So social democracy जो है, social democracy is required. ये caste का annihilation होगा, hierarchies dismantle हो जाएगी, तब एक social equality और social democracy establish होगी, और उसी के basis पर फिर एक political democracy जो है वो establish हो सकती है। सो दलित इन्वॉल्वमेंट के वजह से जो नेशनलिज्म का जो अंडरस्टैंडिंग है वो ब्रॉडन हुआ, और नेशनलिज्म की डेफिनेशन में सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, डिग्निटी फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, ये सारी चीज़ें उसमें आई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम्स। लैंड रिफॉर्म के जो प्रोग्राम्स है दैट लेड टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वाई दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग? बिकॉज प्राइमा फेसी इट लुक लाइक्स कि ये इकोनॉमिक और प्लानिंग डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, बट ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का क्वेश्चन है। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सेलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट प्रोसेस है उसका ये, उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। इनफैक्ट दोनों टॉपिक को, प्लानिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों टॉपिक को इंटीग्रेट किया है। लैंड रिफॉर्म्स एक्चुअली टॉपिक वहाँ का है, पर इस क्वेश्चन में जो लैंड रिफॉर्म जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है वो इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा है कि लैंड रिफॉर्म इसलिए जरूरी है ताकि, क्योंकि डीपीएसटी में जो सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो हमें अचीव करनी है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस जो हमें अचीव करना है, बट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम कम्स इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद द इंडिविजुअल लिबर्टी विच इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में जो एक्चुअली बैलेंस, तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में जो कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली आ रहा है उसको रिकॉन्साइल करने के लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमें करने पड़े सो दैट हम लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी था, तो राइट टू प्रॉपर्टी के वजह से किसी भी प्रकार के जो लैंड रिफॉर्म्स है वो चैलेंज किए जा सकते थे फॉर द वायलेशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी, एंड दैट्स वाई। और क्योंकि डीपीएसपी जस्टिसिएबल नहीं है तो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है पार्लियामेंट को करने पड़े, और उसमें फिर जुडिशरी ने उन्हें रिव्यू भी किया, चैलेंज भी किया, उसमें कुछ चेंजेस भी लाए। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डिस्कस हियर इन दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टू प्रॉपर्टी वी विल हैव टू टॉक अबाउट। वैसे लैंड रिफॉर्म्स पर 2016 में भी क्वेश्चन आया है, लेकिन वो प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आया है। ये जो लैंड रिफॉर्म वाला क्वेश्चन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कॉन्टेक्स्ट, मतलब किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ने लैंड रिफॉर्म्स को ब्रिंग इन किया या फिर इंश्योर करने की कोशिश की। सो राइट टू प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज अपहेल्ड बाय जुडिशरी अर्लियर। शुरुआत में राइट टू प्रॉपर्टी जुडिशरी अपहेल करती थी, एंड इट हैज़ ऑल्सो क्वेश्चन द एबॉलिशन ऑफ जमींदारी लॉज। जो जमींदारी एबोलिशन लॉ था उसको भी उन्होंने क्वेश्चन किया, एंड देन देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट। डीपीएसपी के जो आर्टिकल 39B और C है और जो फंडामेंटल राइट है उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट थी, तो उसके वजह से देन we had to come up with first constitutional amendment which introduced article 31A and B, and also it introduced the 9th schedule। 9th schedule I hope आपको पता होगा। 9th schedule जो है वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे जो कानून है वो 9th शेड्यूल में रखे गए, जिससे उसको इंसुलेट किया गया फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड इन द नेम ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। देन फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने स्टेट की जो लैंड रिफॉर्म्स, लैंड एक्विजिशन, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स के लिए आपको लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, फिर आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ज़मींदारी एबॉलिश करना, उसके बाद वो सारी लैंड एक्वायर करना और फिर वो सब में डिस्ट्रीब्यूट करना, इसके लिए स्टेट को वो पावर चाहिए, और वो पावर स्टेट को मिल नहीं पा रहा था बिकॉज देयर वाज अ राइट टू प्रॉपर्टी, एंड दैट्स व्हाई सच काइंड ऑफ लॉज दे वेर एक्चुअली पुट इनटू 9th शेड्यूल में वो रखे गए थे। फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने स्टेट को एम्पावर किया, अथॉरिटी प्रोवाइड की कि लैंड एक्विजिशन कर सके। फिर 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है विच हैज़ एक्सपेंडेड द स्कोप टू कवर
more land reforms laws. Then 25th constitutional amendment which actually prioritize certain DPSP over certain fundamental rights. कुछ fundamental rights है जिनके वायलेशन की वजह से DPSP implement नहीं किए जा सकते थे, तो ऐसे सिचुएशन में हमें DPSP को प्रायोरिटाइज देने की जो कोशिश है, प्रायोरिटाइज करने की जो कोशिश है वो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने की गई। एंड देन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी को एबॉलिश करके उसको एक लीगल राइट बना दिया। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू एक्चुअली टॉक अबाउट द लैंड रिफॉर्म। Next question is we have to delineate the key factors that have shaped the evolving political landscape in Jammu and Kashmir post 2019। अब 2019 में एक्चुअली आर्टिकल 370 जो है वो एब्रोगेट हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हमें ये समझना जरूरी है कि ये क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखो पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात कर रहा है, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है, तो ये किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन बिलोंग नहीं करता। मतलब इट इज़ नॉट सिंपली अ क्वेश्चन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन, it also have a socio-economic impacts, it also have a political impacts। जो political impacts है वो भी है, सिर्फ it also have an administrative impact, मतलब वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट्स भी है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में पॉलिटिकल लैंडस्केप ये जो वर्ड है ये इस पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी था। सो एब्रोगेशन जो आर्टिकल 370 एंड 35A ये एब्रोगेट हुए 2019 में, और जो शिफ्ट है स्पेशल स्टेटस जो स्टेटस दिया गया था स्टेट को, वो अब इसमें कन्वर्ट हो गया। इट अल्टर द सेंटर स्टेट रिलेशन। स्पेशल स्टेट्स जो है वो भी यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हुआ। स्पेशल स्टेटस जो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट होके सेंटर स्टेट रिलेशन। जब किसी पर्टिकुलर स्टेट के पास स्पेशल स्टेटस होता है तो फेडरल स्ट्रक्चर में सेंटर स्टेट रिलेशन में उस स्टेट के पावर थोड़े से एक्स्ट्रा होते, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होते। जब सेंटर को उसमें इंटरवेन करना होता है तो कई बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इतने इजीली वहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास स्पेशल पावर्स होती है। बट बिकॉज की ये स्पेशल पावर वाली प्रोविजन हटा दी गई है उसकी वजह से और उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो यूनियन टेरिटरी, हम इंडियन फेडरलिज्म में हमें पता है कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन और सेंटर और यूनियन टेरिटरीज की जो रिलेशन है इसमें काफ़ी फ़र्क है। यूनियन टेरिटरीज में एक्चुअली सेंटर्स को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है, काफ़ी ज़्यादा पावर है, वो डायरेक्टली अपने अपॉइंटीज जो है वो अपॉइंट करके डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी बार कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे रीजनल पार्टी पॉलिटिक्स जो है उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, मतलब पहले रीजनल पार्टीज थी, अब जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ है उनको काफ़ी अपर हैंड मिल रहा है वहाँ पर काम करने के लिए। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है इसके वजह से जो आए हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हो रही है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। सो ऐसे काफ़ी सारे डायनामिक्स है जो हमें यहाँ पर लिखने, क्योंकि पॉलिटिकल लैंडस्केप में क्या क्या चेंज हुए हैं उसकी बात यहाँ पर की गई है। हाउ फार हैज़ बीन द नेशनल ह्यूमन राइट्स। अब NHRC पर क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। पहले UPSC ने 2016 में ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल ऑफ NHRC की बात की है। अब इस बार जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि NHRC अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कितने सक्सेसफुल है। तो जब हम ये पूछते हैं, व्हेन वी आस्क दैट हाउ मच इट इज़ सक्सेसफुल, then we have to also talk about the achievement, at the same time we have to also talk about the limitations। so बहुत डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है ये, तो हमें लक्ष्मीकांत में भी मिल जाते, जब हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं हमें वहाँ पर भी मिल जाते कि ह्यूमन राइट्स का जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, अचीवमेंट्स में ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज़ एक्टेड एज अ ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग and it has taken up so many issues, like it has investigated about the custodial deaths, fake encounter by the police, and so many issues where there was involvement of the human rights violation। जहाँ पर human rights के violation नज़र आ रहे थे वहाँ पर human rights commission ने investigate किया also, but its role is advisory। it has advised the government so many times on so many matters, and that is how it tried to bring into the light so many different issues relating to the human rights violation to the government's focus, okay। it has also tried to create awareness and educate the people and citizenry about the human rights। but the limitation when we talk about its nature is recommendatory, its recommendations are not binding, it also lack the enforcement power, it also have a रिसोर्स कॉन्स्टेंट एंड दैट्स, और इसीलिए काफ़ी सारे डिलेज भी उसमें हो जाते हैं। तो यही हमें इसमें लिखना है। ओके, नाउ दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी अगर हमारी हो सकती है तो वो ये है कि क्वेश्चन को हम राइटली डेसिफर कर सके। इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट द कंटेंट, इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट कि मैंने कितना पढ़ा है, इट इज़ समटाइम्स ऑल्सो अबाउट मैं इस क्वेश्चन को कितना अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता हूँ। यहाँ पर देखिए, question is about parliamentary committees। first of all we have to understand the question is about parliamentary committees। वैसे UPSC ने parliamentary committees पर इतने questions कभी पूछे नहीं है। parliamentary committees थोड़ा सा नया डायमेंशन यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लोर किया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है।
सो पार्लियामेंट्री कमिटीज दे आर इंडिस्पेंसेबल टू द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। लेजिस्लेटिव प्रोसेस मतलब लॉ मेकिंग, फिर उसकी स्क्रूटिनी करना, फिर उसमें सारे डेटा फैक्ट्स वेरीफाई करना और बहुत सारी और भी चीज़ें। तो ये जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है मतलब एंश्योरिंग दैट लॉज आर मेड इन अ फेयर मैनर एंड विथ अ वेरी फेयर एंड गुड इंटेंशन, ये सारी चीज़ें। अब देखो ये हो गया पार्लियामेंट्री कमेटी का क्वेश्चन। यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर अ क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन टू चेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो चेंबर्स कौन से हो गए? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा ये दो चेंबर्स हो गए। अब इन दोनों के बीच एक अच्छा क्रॉस पॉलिनेशन का अपॉर्चुनिटी ये पार्लियामेंट्री कमेटीज प्रोवाइड करता है। आप समझो पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है, करेक्ट, उनमें जो मेंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 25 मेंबर्स, तो उसमें से 15 मेंबर लोकसभा के हैं, 10 मेंबर्स राज्यसभा के हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों जो चेंबर्स है, दोनों जो हाउसेस है पार्लियामेंट के, उन दोनों में से यहाँ पर पार्टिसिपेशन होता है। तो इस वजह से देयर इज अ कॉन्टिन्यूटी इन द पॉलिसी स्क्रूटिनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज का जो काम है वो ये है कि हाउ पार्लियामेंट्री कमिटीज हेल्प, दे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइड अ डिटेल स्क्रूटिनी ऑफ अ लेजिस्लेचर। ऑल्सो दे प्रोवाइड अ बाय पार्टीशन डेलिब्रेशन। क्यों बाय पार्टीशन डेलिब्रेशन क्यों होता है? क्योंकि इसमें कंपोजिशन जो है वो सभी लोगों का है। इसमें लोकसभा के भी कुछ लोग हैं, इसमें राज्यसभा के भी कुछ लोग हैं, करेक्ट। ऑल्सो देर इज अ एक्सपर्ट कंसल्टेशन, इट इज प्रोवाइडेड। एक्सपर्ट कंसल्टेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड by the parliamentary committees and accountability of executives is also held। क्योंकि अगर कोई रिपोर्ट यहाँ पर आता है पार्लियामेंट्री कमेटी के पास और वो स्क्रूटिनाइज होता है तो उसमें कुछ भी अगर लैकुनाज या कुछ भी अगर लूप होल्स या गैप्स मिल जाते हैं तो उसके लिए वो एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड नेचर ऑफ एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इवैल्यूएट योर आंसर विद द रिलेवेंट एग्जाम्पल्स। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इस क्वेश्चन में देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में, द टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन इज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की बात की है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सभी ज्यूरिसडिक्शन की बात नहीं की है, सुप्रीम कोर्ट के सभी पावर्स की बात नहीं है, ओनली एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का उसकी बात की है। तो ये जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है इसके प्रोविजंस क्या है और इसका नेचर क्या है। अब हमें पता है इसके प्रोविजंस की बात करें तो देखो यहाँ पर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि प्रेसिडेंट को कुछ लीगल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करे, और वो एडवाइस जो है वो बाइंडिंग नहीं है, प्रेसिडेंट को वो बाइंडिंग नहीं है, नॉन बाइंडिंग। तो इसी पे हमें आंसर लिखना है। क्वेश्चन सिंपल है, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का जो पावर है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, बेसिकली वो क्या प्रोविजंस है और उसका नेचर क्या है, यही हमें लिखना है। इसी से रिलेटेड थोड़ा सा एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन पर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के किसी और ज्यूरिसडिक्शन पे क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, जैसे इवोल्यूशन ऑफ अ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो ओवरऑल ज्यूरिसडिक्शन है वो कैसे इवॉल्व हुआ एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये हमें क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, यूपीएससी ने 2021 में पूछा है। सो ये भी थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन है, ज्यूरिसडिक्शन की ही यहाँ पर बात की गई है। इनफैक्ट कंपैरेटिवली ये जो क्वेश्चन इस बार आया था ये इजी है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली हमें एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करनी है। सो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 143 जो है दैट टॉक्स अबाउट द एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन फॉर द प्रेसिडेंट को एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड इसमें ओपिनियन जो है सुप्रीम कोर्ट का वो बाइंडिंग नहीं है। अब उसके कुछ स्ट्रेंथ थे, उसके कुछ लिमिटेशंस है, वो हम अब अपने आप लिख सकते हैं, बट दैट इज द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ थोड़ा सा, वैसे इस क्वेश्चन में भी, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा नया नहीं है, देयर इज नथिंग वेरी न्यू अबाउट दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैज़ नॉट इरोडेड द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है वो इरोड नहीं हुई। ओके, तो क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिकोड करने में मुश्किल हो सकता है, बट यहाँ पर स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, तो जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, डेवलपमेंट्स हमेशा पॉजिटिव हो सकते हैं क्या? नहीं। डेवलपमेंट्स निगेटिव भी हो सकते हैं। डेवलपमेंट हमेशा निगेटिव हो सकते हैं क्या? नहीं। डेवलपमेंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो when we are talking about the recent developments, not necessarily they are positive or negative, they can be both. तो
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फेडरलिज्म में, अब देखो फेडरलिज्म में यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चंस पूछे कि सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या, जैसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं और कोऑपरेशन भी होता है। फेडरलिज्म की जब बात करते हैं तो सेंटर स्टेट रिलेशन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट होते हैं, कुछ कोऑपरेशन के पॉइंट होते हैं। तो फेडरलिज्म में देयर आर सम चैलेंजेस एंड देयर आर सम बेटर अपॉर्चुनिटीज, लाइक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी हो जाता है, कभी कभी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी हो जाता है, कभी कभी सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसीज या जो असिमेट्रिक फेडरलिज्म, असिमेट्री जो है वो भी दिखता है। तो रिसेंटली जो भी डेवलपमेंट्स हुई है, फॉर एग्जांपल आप रोल ऑफ गवर्नर की बात कर सकते हैं, आप बहुत सारे डिफरेंट जैसे जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की बात कर सकते हैं। तो इसमें से कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकती है, कुछ निगेटिव डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन इन्होंने किस तरीके से हमारे फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है उसको इरोड किया या फिर नहीं किया, इसके बारे में हमें इसको एग्जामिन करना। अब एग्जामिन करना है तो हमें किस तरीके से ये सेंट्रलाइजेशन के डायरेक्शन में जा रहा है और फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है उसको कहीं ना कहीं डिफीट कर रहा है, और किस तरीके से हमें कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स देने हैं जहां पर हम कोऑपरेशन या कंपटीशन की बात करें एंड इट एक्चुअली हेल्प फ्लरिश द फेडरलिज्म और फेडरल स्पिरिट। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को टैकल करना है। काफ़ी बार यूपीएससी ने फेडरलिज्म पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि कोऑपरेशन के बारे में 2015-2017 में, और कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट्स और वीकनेस जो है फेडरलिज्म के, उस पे 2015 और 2013 में उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट गुड थिंग्स और स्ट्रेंथ्स ऑफ द फेडरलिज्म, सो एसआर बोमाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा कि फेडरलिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये फेडरलिज्म को इसने स्ट्रेंथन कर दिया। इवन कोएलिशन पॉलिटिक्स जो है वो जब राइज हुआ तो उसकी वजह से भी फेडरलिज्म जो है वो स्ट्रेंथन हुआ। बट यहाँ पर अगर स्ट्रेंथ्स की बात करें तो येस, देर इज अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, देर इज अ फिस्कल इम्बैलेंस एंड ऑल्सो देर इज अ पॉलिटिकल पोलराइजेशन। जैसे हमने देखा दिल्ली वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इशू हमने देखा, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का देखा, तो इन सबसे पोलराइजेशन भी हुआ और फेडरलिज्म में काफ़ी सारे जो इम्बैलेंसेस है वो भी यहाँ पर क्रिएट हुए। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज impediments to the women's participation in the local governance in the process of political decentralization। वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमेशा से ही डिसेंट्रलाइजेशन और जो ग्रासरूट डेमोक्रेसी है उसमें वुमेन के पार्टिसिपेशन की वजह से किस तरीके से ये मोर डेमोक्रेसी जो है ये मोर इंक्लूसिव हुई है, इसके बारे में हमें कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछे गए। फॉर एग्जांपल, इफ यू सी टू व्हाट एक्सटेंट 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनहांस द वुमेन्स एम्पावरमेंट। सिमिलर लाइंस पर पहले क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है 2020 में। एक्सप्लेन हाउ पार्टिसिपेशन ऑफ अ वुमन इम्पैक्टेड द फंक्शनिंग ऑफ अ रूरल बॉडीज का फंक्शनिंग कैसे इम्पैक्ट हुआ। तो यहाँ पर अगेन वुमन एम्पावरमेंट की बात है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने वुमन को एम्पावर किया इन पंचायत, 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और पंचायती राज इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर वुमन एम्पावरमेंट, कमेंट 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। सो सेवरल टाइम्स वुमन एम्पावरमेंट थ्रू दी 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रू दी ग्रासरूट डेमोक्रेसी, ये काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड ही है। और इसके सिग्निफिकेंस क्या है कि एक तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से 33% रिजर्वेशन वुमन को मिला है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल एम्पावरमेंट या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है। इंक्लूसिव डेमोक्रेसी बन गई है अपनी बिकॉज ऑफ दी हाफ ऑफ द सेक्शन विच वॉज मार्जिनलाइज्ड एंड एक्सक्लूडेड, दैट इज नाउ अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। बट देर आर इम्पेडिमेंट्स, देर आर सम बैरियर्स। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन लाइक सरपंच पति, दिस इज देयर। लिमिटेड कैपेसिटी बिल्डिंग, जो वुमेन्स इलेक्ट होके आते हैं उन्हें वो फंक्शनिंग करने में काफ़ी दिक्कत होती है। क्यों? बिकॉज उनके पास इनएडिक्वेट ट्रेनिंग होती है, उनके पास ट्रेनिंग नहीं होती उतनी, या उनके पास उतने रिसोर्सेस नहीं होते, फिर उनका ग्राउंड लेवल पर इतना कनेक्शन नहीं होता, इतना नेटवर्क नहीं होता है। ओके, और रिसोर्स असिमेट्री भी काफ़ी ज़्यादा होती है। दे लैक द एक्सेस टू फाइनेंस एंड दे लैक द एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। ऑल्सो दे डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एट द ग्राउंड लेवल। इस तरीके की सिचुएशंस कभी कभी हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ बैरियर, सोशियो कल्चरल बैरियर्स भी है, क्योंकि पैट्रियार्कल नॉर्म से इंडियन सोसाइटी में कास्ट और क्लास के कंस्ट्रेंट काफ़ी सारे आते हैं कि इस कास्ट की महिला, उस क्लास की महिला यहाँ पर ये नहीं कर सकती। इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और सोशल प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा होता है वुमेन्स पर, जिसकी वजह से एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कास्ट रिमेन्स a vital axis for a political mobilization in India. How would the caste census address the aspiration of the people? Very fantastic question. काफ़ी बढ़िया से उन्होंने कास्ट पॉलिटिक्स वाले क्वेश्चन में कास्ट सेंसस को, जो कास्ट सेंसस अभी होने वाला है या जिसके बारे में अभी बात चल रही है, वो कास्ट सेंसस कैसे लोगों के एस्पिरेशंस को एड्रेस करेगा, इसको कास्ट
पॉलिटिक्स वाले एंगल से यहाँ पर हमें एड्रेस करना है। वेरी गुड क्वेश्चन, करंट लिंक क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। कास्ट के ऊपर 2021 और 2023 में भी, 2021 और 2023 को भी कास्ट पॉलिटिक्स के ऊपर क्वेश्चन आया है। डेफिनेटली कास्ट सेंसस को अभी इंटरलिंक नहीं किया है, बट हाँ, जिसको कास्ट सेंसस क्या है, इवन बेसिक इन्फॉर्मेशन भी जिसको पता है, वो बहुत आसानी से इसके ऊपर बात कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कास्ट इज समथिंग, कास्ट इज पर्टिकुलर कैटेगरी, कास्ट इज अ पॉलिटिकल कैटेगरी विच एक्चुअली यूज्ड बाय पीपल फॉर द वोट बैंक, फॉर द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, इन सब के लिए कास्ट का काफ़ी यूज़ होता है। और ऐसे में कास्ट के डिविजन्स भी क्रिएट हो सकते हैं और कास्ट की वजह से मोबिलाइजेशन भी हो सकता है, कास्ट की वजह से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी हो सकता है, कास्ट की वजह से सोशल टेंशंस भी जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, या आइडेंटिटी वाले जो या फिर आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो भी क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर कास्ट सेंसस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कास्ट सेंसस से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, कास्ट सेंसस से पहले ये हमें पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ द कास्ट सेंसस के हेल्प से हमें सारा जो डेटा और फैक्ट है वो मिल जाएगा, जिसके वजह से हमें पता चलेगा कौन से कास्ट का कितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, कौन से कास्ट से कितने लोग एम्पावर्ड हुए हैं, ये सारी डिटेल्स पता चलेगी। तो जिसके वजह से हम बेटर पॉलिसी मेकिंग, बेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर कर पाएंगे। तो सोशल जस्टिस जो है वो हो पाएगा। जो दलित है, ओबीसी है, दे एक्चुअली फाइट फॉर द डिग्निटी। अब देखो कास्ट क्यों रिलेवेंट है, कास्ट इंडियन पॉलिटिक्स में क्यों इरेलेवेंट है, क्योंकि एक तो कास्ट एक बहुत बड़ा वोट बैंक प्रोवाइड करता है, दूसरा सोशल जस्टिस की जो मूवमेंट है, जैसे दलित की मूवमेंट, ओबीसी की जो मूवमेंट है, दैट मूवमेंट इज़ फॉर डिग्निटी, दैट मूवमेंट इज़ फॉर इक्वालिटी। और इस तरीके की मूवमेंट हमेशा आती रहती है। क्यों? क्योंकि कास्ट जो है ये इनहेरेंटली इनइक्वालिटी पर बेस्ड है और इनइक्वालिटी कॉजेज द इनजस्टिस एंड दैट्स वाई द मूवमेंट विल कंटिन्यू अंटिल देयर इज अ कास्ट सिस्टम। और इसीलिए दलित, ओबीसी, दे फाइट फॉर द इक्वालिटी, देयर मूवमेंट इज फॉर इक्वालिटी। देयर आर इनइक्वालिटीज persist in the caste system even after providing the affirmative action। हमने affirmative action भी प्रोवाइड किया, फिर भी इनइक्वालिटीज वहाँ पर है। सो अब ये जो कास्ट सेंसस होने जा रहा है, इससे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से कास्ट से कितने लोग बिलोंग करते हैं इसके बारे में एक वैलिड रिकॉग्निशन मिलेगा, एक फैक्चुअल रिकॉग्निशन मिलेगा, एक विजिबिलिटी आएगी। हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में सिनेरियो क्या है, कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितनी नहीं हुई है, और सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस है पर्टिकुलर बैकवर्ड ग्रुप्स का, वो हम क्वांटिफाई कर पाएंगे, एग्जैक्ट अमाउंट में हमें पता चल पाएगा। एंड दैट विल ऑल्सो एनेबल अस एविडेंस बेस्ड रिवीजन ऑफ अ रिजर्वेशन कोटाज। रिजर्वेशन, क्योंकि देखो जब देखो तब रिजर्वेशन के लिए डिमांड काफ़ी चलती रहती है, जैसे मराठा, पाटीदार, जट, इनकी जो रिजर्वेशन के लिए वो डिमांड चलती रहती है। जब हमारे पास कास्ट सेंसस होगा और एक्चुअल नंबर होगा, तब हम एक्यूरेटली बता पाएंगे कि किस कास्ट को कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो प्रॉपरली रिवाइज हम चीज़ों को कर पाएंगे। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी हो जाएगा। और ऑल्सो यहाँ पर जैसे कंसर्न्स क्या है, लेकिन कंसर्न्स ये है कि इससे कास्ट आइडेंटिटीज़ रीइंफोर्स हो सकती है। कास्ट पॉलिटिक्स क्योंकि हमेशा से पॉलिटिशियंस के खून में रहा है, जिसकी वजह से कास्ट पॉलिटिक्स जो है या कास्ट आइडेंटिटी जो है ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। यहाँ पर पॉलिटिकल मिसयूज़ का काफ़ी ज़्यादा चांस है कि कास्ट के नाम पर, कि पर्टिकुलर कास्ट के अगर नंबर्स में पता चला कि दे आर मोर बैकवर्ड, सो एवरी पॉलिटिकल लीडर विल ट्राई टू बी द हीरो एंड मेसिया फॉर दैट पर्टिकुलर caste, and that is how the political misuse, or we can say political capitalization of a caste can be happen। political capitalization हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर इज अ डिबेट, क्योंकि देखो इलेक्शन कमीशन पर काफ़ी चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर्स पर काफ़ी इशू चल रहा था, उसकी वजह से ये भी इवन करंट कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। सो देयर इज अ डिबेट ऑन द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। ओके, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शंस कमिश्नर्स हैं, इनके अपॉइंटमेंट की प्रोसेस के ऊपर जो है डिबेट कंटिन्यूसली चलता रहा है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले PYQ देखो, इलेक्शन कमीशन पर पहले भी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट के बारे में डिबेट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, ये अभी इस साल 2025 में आया है। लेकिन इसके पहले रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन और फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है 2021 और 2020 को पहले भी क्वेश्चन इस टॉपिक पर पूछा गया है। अब यहाँ पर करंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट है उसको लेके क्या हमारे पास प्रोसीजर है वो पहले हम बताएंगे, फिर उस प्रोसीजर में कंसर्न क्या है, उसमें इश्यूज क्या आ रहे हैं वो हम बात करेंगे। उसके बाद जो बाकी के जो जैसे जुडिशियल एक्सपर्ट्स, जैसे जुडिशरी है या फिर एक्सपर्ट्स के जो इंटरवेंशन है वो क्या कहते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किसी पर्टिकुलर केस में कहा था
कि हमें एक इंटरिम सिस्टम क्रिएट करना चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, और ये तब तक और ये तैयार इसलिए करना चाहिए बिकॉज अंटिल एंड अनलेस देयर इज अ लॉ मेड बाय अ पार्लियामेंट, जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाता इस पर्टिकुलर मैटर में, तब तक के लिए हमें इंटरिम बनाना चाहिए कमेटी। ठीक है, ये जुडिशरी ने कहा था। दिनेश गोस्वामी कमेटी, लॉ कमीशंस के रिपोर्ट, ऐसे और भी सेकंड एआरसी का भी रिपोर्ट है, यहाँ पर मेंशन नहीं है बट सेकंड एआरसी का भी रिपोर्ट है। उन्होंने ये रिकमेंडेशंस किए, जैसे दिनेश गोस्वामी कमेटी ने कॉलेजियम सिस्टम को सपोर्ट किया या बताया कि कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए इनके अपॉइंटमेंट में। 255th जो रिपोर्ट है जो मोस्टली 2015 में आई थी शायद, सो लॉ कमीशन की ये जो रिपोर्ट है यहाँ पर बाईपार्टीशन अपॉइंटमेंट्स को लेके जो है यहाँ पर इस बात पर एम्फेसिस किया गया कि बाईपार्टीशन अपॉइंटमेंट्स होना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली एक इंडिपेंडेंट और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अगर हमें कंडक्ट कराने हैं तो डेफिनेटली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ऑटोनॉमस होने चाहिए, इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड होने चाहिए। करेक्ट। तो रिफॉर्म्स की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस जो है वो स्ट्रेंथन करना है और बाईपार्टीसन लेजिटिमेसी जो है, फ्री एंड फेयर कंडक्शन ऑफ इलेक्शन, ये हमें इंश्योर करना है। लेकिन डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम ये है कि थोड़े से डिलेज जो है डिसीजन मेकिंग में हो सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिसीजन टू कंडक्ट पॉपुलेशन सेंसस 2027 हैज़ रीओपन द डिबेट ऑन अ डिलिमिटेशन ऑन एरिया। डिलिमिटेशन, अब डिलिमिटेशन फ्रीज हुआ है दो बार फ्रीज हुआ है। करेक्ट। डिलिमिटेशन का जो एक्सरसाइज है वो अभी तक किया नहीं गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, डिलिमिटेशन जो है आफ्टर एवरी सेंसस डिलिमिटेशन हैपन्स, बट 42nd और 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ये जो डिलिमिटेशन है ये फ्रोज किया। पहले फ्रोज किया गया था कुछ साल तक, ठीक है, उसके बाद फिर से उसको दोबारा फ्रोज किया गया, अभी तो 2026 तक इसको फ्रोज किया गया था। अब देखो डिबेट इसलिए चल रहा है क्योंकि 2026 आ गया है, मतलब आ रहा है, अभी पास आ रहा है। अब ये जो फ्रोजन सीट्स है वो सीट्स को अब हम फिर से फ्रीज करें या अब इसमें डिलिमिटेशन करना पड़ेगा। अब इसको लेके इश्यूज है। अगर हम डिलिमिटेशन अभी करते हैं तो डेफिनेटली क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, जबकि पॉपुलेशन कंट्रोल करना वाज द अल्टीमेट गोल। जो फ्रोजन किया गया था, डिलिमिटेशन की जो सीट्स है वो फ्रोजन उस समय जो किए गए थे, उसका अल्टीमेट गोल यही था कि जब पॉपुलेशन में कंट्रोल आ जाएगा तब हम डिलिमिटेशन करेंगे ताकि फेयर रिप्रेजेंटेशन हर स्टेट के लिए इंश्योर किया जा सके। बट पॉपुलेशन कंट्रोल तो हुई नहीं और अभी भी जो है हमने पिछले काफ़ी सालों से, काफ़ी डिकेड से इनफैक्ट डिलिमिटेशन किया नहीं है। एंड दैट्स वाई देयर आर सो मेनी इनकंसिस्टेंसीज, बिकॉज आज यूपी और बिहार के पर्टिकुलर एमपी के पीछे की जो पॉपुलेशन है और केरला और तमिलनाडु के एमपी के पीछे की जो पॉपुलेशन है, जितने पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट करता है, देयर इज़ अ स्टार्क डिफरेंस इन इट बिकॉज ऑफ द ट्रेमेंडस इनइक्वालिटी इन द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के बेसिस पर फिर ये डिलिमिटेशन होना चाहिए या फिर इसमें कुछ बाकी के पैरामीटर्स भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि सदर्न स्टेट्स ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में काफ़ी सक्सेस हासिल किया है, लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई है। लेकिन बिकॉज की पॉपुलेशन के बेसिस पर ये कॉन्स्टिट्यूंसीज डिसाइड होने वाली है, तो ऑब्वियसली जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उनके लिए ये शायद रिवार्डिंग हो सकता है। बट देन दोज हु हैड रियली contributed well in the economic terms and also in the demographic terms, they should not be punished, and that's why the debate is going on। तो इसमें नॉर्थ साउथ डिबेट चल रहा है। यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहाँ पर इरोड हो सकता है, स्टेट्स और सेंटर के बीच रिलेशन स्ट्रेन हो सकते हैं। वुमेन रिजर्वेशन इज ऑल्सो लिंक टू दिस पर्टिकुलर इशू एंड दैट्स वाई समवेयर ये जो इशू है काफ़ी सीरियस इशू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द नेहरूवियन पर्सपेक्टिव ऑफ अ प्लानिंग। अब ये तो हमारा डायरेक्ट टॉपिक है, नेहरूवियन पर्सपेक्टिव ऑफ अ प्लानिंग, उनकी क्या इकोनॉमिक थॉट्स थे, उनकी क्या फिलॉसफी थी, तो ये हमें पता है। बट उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, हमें वी हैव टू एग्जामिन द अर्ली फेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। जो इकोनॉमिक प्लानिंग हमने की थी अर्ली फेज में, फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान और थर्ड 5 ईयर प्लान, बेसिकली 5 ईयर प्लान्स। ओके, नेहरू के टाइम में 3 5 ईयर प्लान्स जो है लगभग हो चुके थे। तो यहाँ पर ये जो अर्ली इकोनॉमिक प्लानिंग है दैट हैज़ लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया की जो मॉडर्न इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका फाउंडेशन वहाँ से रखा गया था। तो हमें एक्चुअली फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे और नेहरू की इकोनॉमिक विजन क्या थी, ये सब डिस्कस यहाँ पर करनी है। जैसे नेहरूवियन प्लानिंग की बात करें तो ही एम्फेसाइज्ड अपॉन द मिक्स्ड इकोनॉमी एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ही एक्चुअली थॉट ऑफ, एंड ही ऑल्सो वेंट फॉर अ प्लान डेवलपमेंट। ओके, सो यहाँ पर अर्ली फेज की बात करें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसकी प्रायोरिटी एग्रीकल्चर, इरिगेशन और रूरल डेवलपमेंट थी। सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करें तो बाद में एग्रीकल्चर थोड़ा साइडलाइन हो गया और हेवी इंडस्ट्रीज, स्टील प्लांट्स, मशीन टूल्स, ये सारे इन पर ज़्यादा फोकस किया गया। और थर्ड
जो 5 प्लान था उसमें फोकस था सेल्फ रिलायंस के ऊपर। इसके अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो डेफिनेटली इट हैज़ हेल्प इन डेवलपिंग अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस, एग्रीकल्चरल सिक्योरिटी हमें यहाँ से मिली, और बेसिकली साइंटिफिक टेम्पर जो है वो डेवलप हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर पाए। क्रिटिसिज्म की बात करें तो देखो फर्स्ट 5 प्लान के बाद सेकंड 5 प्लान से इंडस्ट्री बिकेम प्रायोरिटी एंड एग्रीकल्चर थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला गया, तो इस वजह से और बाद में ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म और बाकी के सारे इश्यूज़ की वजह से डेवलपमेंट में काफ़ी दिक्कतें हुई है। Next question, if we talk about that, it is illustrate with the examples how political parties in India have played a crucial role in drawing the historically disadvantaged groups into the mainstream political system. What a question! What a question! This question is really brilliant question. एक जबरदस्त थॉट प्रोसेस इस क्वेश्चन से हमें दिखाई देती है। देखो पॉलिटिकल पार्टीज, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी हमेशा पार्टी सिस्टम में यूपीएससी बहुत बढ़िया डायमेंशंस को एक्सप्लोर करती है। जैसे एक पॉलिटिकल पार्टीज की जगह पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ वाला एक क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो बेसिकली हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज सेक्शंस थे उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल सिस्टम में लाने में कितना बड़ा रोल प्ले किया। देखो पहले भी यूपीएससी ने रीजनल पार्टीज की बात की है, रीजनल पार्टीज की वजह से किस तरीके से रीजनल इश्यूज जो है वो मेन स्ट्रीम के इश्यूज बने। जब कांग्रेस सिस्टम थी विच वॉज सेड बाय रजनी कोठारी, तो रजनी कोठारी के अकॉर्डिंग जो कांग्रेस सिस्टम थी, कांग्रेस सिस्टम में कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंटर में और स्टेट में भी थी, उस वजह से सेंट्रल जो मेन स्ट्रीम के जो इश्यूज थे वही हमारे पॉलिटिकल डिबेट्स में इश्यूज थे। बट जब कांग्रेस का थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ और उसके बाद जो रीजनल पार्टीज इमर्ज हुई तो रीजनल इश्यूज भी इम्पॉर्टेंट बनने लगे, और इससे फेडरलिज्म की जो ट्रू स्पिरिट है वो हमें वहाँ पर दिखने भी लगी, और एक पार्टिसिपेशन जो है वो दिखने लगा, वो डाइवर्सिटी हमें दिखने लगी। तो वो हो गया हमारा रीजनल पार्टीज़ का। लेकिन अब हमें बात करनी है पॉलिटिकल पार्टीज विच आर नाउ हेल्पिंग uplift the marginalized classes, bringing them into the mainstream politics. अब इसमें देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो दे हैव इनकॉर्पोरेटेड, इंडियन नेशनल कांग्रेस हैव इनकॉर्पोरेटेड वन ऑफ द दलित लीडर ऑफ दैट टाइम, दैट इज डॉक्टर B.R. Ambedkar, and that Indian National Congress also became the umbrella coalition of caste and class, because Indian National Congress में बहुत सारे डिफरेंट कास्ट और क्लास से डिफरेंट जो लोग थे वो यहाँ पर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में। एक इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है इसके वो लीडर्स थे, उसके वो बेसिकली मेंबर्स थे, करेक्ट। इवन बैकवर्ड कम्युनिटी से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया है। तो वहाँ से शुरुआत होती है। अब अगर हम देखें जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, आरजेडी हो गई, करेक्ट, आरजेडी हो गई, तो दे हैव मोबिलाइज्ड ओबीसीज, दे हैव मोबिलाइज्ड यादव्स। तो ये जो बैकवर्ड कास्ट को कास्ट के बेसिस पर या फिर पर्टिकुलर रीजन में जो कास्ट डोमिनेंट है उसको साउंड बेस बना के पॉलिटिकल पार्टीज बना के उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बना दिया। दैट इज एक्चुअली अ ब्यूटी ऑफ द पॉलिटिक्स, दैट इज अ ब्यूटी ऑफ द पॉलिटिक्स वी कैन सी। देन देयर आर मेनी अदर एग्जाम्पल्स जैसे द्रविडियन, DMK, AIA, DMK, they have also challenged the Brahmin dominance. And then बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें, काशी राम was the leader. So this actually helped rise the Dalit leadership to even a CM level. जैसे मायावती का यहाँ पर एग्जाम्पल है, मायावती दलित leader became the CM. This actually was a major shift from a marginalization to the mainstream politics. ये जो सफ़र है ये इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के वजह से पॉसिबल हुआ है। सो ओवरऑल दिस वाज अ क्वेश्चन पेपर फॉर पॉलिटिकल साइंस पेपर वन जिसमें पॉलिटिकल थ्योरी और IGP के सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश की। उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनके साथ क्या लिंक की जैसे वो भी डिस्कस करने की कोशिश की। यूपीएससी ने किस तरीके से नए डायमेंशंस ओपन अप करने की कोशिश की है, यूपीएससी ने किस तरीके से जो डायनेमिक, मेनली अगर हम देखें तो आप IGP के सारे क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा डायनामिक है, टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, अप्लीकेशन ओरिएंटेड है और काफ़ी इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब मल्टीपल एस्पेक्ट को साथ में लाके क्वेश्चंस बनाए हैं। जैसे लिबरल थ्योरी और फिर मार्क्सिस्ट थ्योरी दोनों को साथ में लाया है, लिबर्टी इक्वालिटी को मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, कुछ रिपीटेटिव थीम्स भी है, कुछ थोड़े से नए थीम्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। सो दिस वाज द एनालिसिस फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 2 का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।